ठीक है। इसमें हम आज शुरू करने जा रहे हैं पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्टाफ के बारे में, यानी प्री प्राइमरी स्कूल जो स्टाफ होता है उसके लिए हमारे पास क्या क्या, जो हमें किस तरह का स्टाफ रखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्री प्राइमरी स्कूल स्टाफ की हम बात करेंगे तो एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय में ऐसा समर्पित समर्पित मतलब एक डेडिकेशनल स्टाफ होना चाहिए आपके पास, जो सिर्फ जॉब के लिए ऐसा नहीं है कि वो टीचर बना है, उसके अंदर एक पैशन होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आपकी अपनी रुचि होनी चाहिए। ठीक है, और उस रुचि के अनुसार अगर आप एक प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बन रहे हैं तो आप बेहतर बच्चों को क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बेहतर तरीके से उन्हें सिखाने का प्रयास कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो पूर्व प्राथमिक केंद्रों में बच्चों के लिए एक सौहार्दपूर्ण, मतलब कि जब भी आप एक प्राइमरी टीचर बन रहे हैं तो ऐसे विद्यालयों में क्या होना चाहिए कि जो अध्यापक है उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, मतलब बच्चों के साथ एक फ्रेंड की तरह कनेक्ट करें। ठीक है, बच्चों से हमेशा प्रेम पूर्वक जो है बात करें तो वो आपके साथ ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से कनेक्ट होते हैं, सीखने के लिए तैयार होते हैं, स्पेशल आपके सब्जेक्ट में उनकी एक रुचि उत्पन्न होती है। फिर ये एक आनंदमय वातावरण बनाने के लिए भी क्या करता है, आपको सहयोग करता है। तो एक बेटर और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में क्या करेगा, ये आपकी सहायता करेगा। तो अगर आपका जो व्यवहार है वो बच्चों के प्रति बेहतर होता है, प्रेम पूर्वक होता है, धैर्य से आप उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, तो उससे उस वातावरण से क्या है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, आनंदमय वातावरण जिसमें बच्चा जो है सीखने के लिए प्रेरित है, सीखने के लिए जिज्ञासु है, उसकी आपकी बातों में भी रुचि है, आपके विषय में भी रुचि को वो उत्पन्न करता है। तो पूर्व प्राथमिक स्टाफ विशेषकर रूप से शिक्षक, यानी कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर किसी भी विद्यालय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चों से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अपने अध्यापक का या किसी भी अध्यापक का अपने बच्चे की ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी पर लगातार प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए शिक्षक जो है वो कैसे होने चाहिए, विशेष होने चाहिए। मतलब जब भी आप उनका चयन कर रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखकर उनका चयन करें। ठीक है, कि वो वैसी फैसिलिटीज, वैसे क्राइटेरिया आपके विद्यालय को दे सके जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, या जो एम, जो उद्देश्य आपने अपने विद्यालय के लिए बनाए हैं उनको पूरा करने में आपको सहयोग करें। फिर बच्चों को कक्षा कक्ष के भीतर और बाहर अवसर उपलब्ध हो। ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट ऐसा नहीं कि हमेशा क्लासरूम की एक्टिविटीज ही उनको कराई जाती हैं, आप उनके लिए एज ए टीचर क्या कर सकते हैं, इंडोर एक्टिविटीज भी प्लान कर सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप उन्हें एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ट्री प्लांटेशन करवा सकते हैं, स्पोर्ट्स की दिन में एक बार कोई गेम आप उन्हें करा सकते हैं, जैसे कभी आपने फिजिकल एक्टिविटी करा ली, कभी आपने कोई मानसिक गतिविधि, मेंटल एक्टिविटी करा ली। ठीक है, जिसमें बच्चा मानसिक रूप से, ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में खेले जाते हैं तो आप उसको भी बच्चों के साथ करवा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे को कोऑपरेशन देने की जो हैबिट है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटीज आप प्लान करा सकते हैं। तो शिक्षकों के अलावा, मतलब हमारे किसी भी स्कूल को संचालित करना क्या है, एक टीम वर्क है, और उसको चलाने के लिए आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा के रूप में या शिक्षक के रूप में अगर आप उसे सफलतापूर्वक चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आपके प्रशासन का सहयोग, या फिर आपके जो सहायक को टीचर्स हैं या को स्टाफ जो है आपका, उनका भी सहयोग उतना ही आवश्यक होता है। तो ऐसा नहीं कि कभी भी विद्यालय या कोई भी, आपने देखा है कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है या कोई भी कंपनी भी आप लगा लीजिए, किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती है। ठीक है, वो सहयोग से चलती है। तो जब हम किसी भी स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल क्या है, एक तरह का टीम वर्क है, और वहां पर हमारे जो भी एम हमें अचीव करने हैं, मतलब जिस भी उद्देश्य के लिए हम अपने विद्यालय को चला रहे हैं, कि ऐसी शिक्षा हम समाज में देना चाहते हैं, बच्चों को ऐसे शिक्षित करना चाहते हैं, तो हमारे एम्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके अनुसार, ठीक है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हमारा प्रशासन क्या करता है, हमें सहयोग देता है, हमारे लिए संसाधन उपलब्ध कराता है, सही समय पर आपको सही मटेरियल उपलब्ध कराता है, जिससे आप अपनी शिक्षा के काम को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके जो को टीचर्स हैं वो भी आपको क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो विद्यालय को एक अच्छे प्रकार से संचालित करने के लिए आपको एक सहयोग पूर्वक वातावरण जो है सभी के साथ बनाकर चलना होता है। फिर उनके अनुभवों, शिक्षा और पूर्व प्राथमिक विद्यालय के प्रति समर्पण के आधार पर उनका सावधानी पूर्वक चयन होना चाहिए। मतलब जब आप शिक्षकों की बात करते हैं
या फिर आप मान लीजिए पूरे स्टाफ की ही बात कर रहे हैं कि प्री प्राइमरी स्टाफ आपके पास कैसा होना चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं कि उनके पास किस प्रकार के अनुभव, मतलब कैसा एक्सपीरियंस उनके पास पहले है या नहीं है। ठीक है, शिक्षा के स्तर पर वो क्या योग्यता रखते हैं, मतलब क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, उसको आप एक क्राइटेरिया बना सकते हैं। फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय के प्रति क्या है उनके समर्पण, कि कितना डेडिकेशन है उनमें बच्चों को सिखाने के लिए, उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उनका सावधानी पूर्वक चयन। तो एक प्रोसेस आप अपना सकते हैं कि कैसी चयन प्रक्रिया आपके विद्यालय में होनी चाहिए किसी भी स्टाफ को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो स्टाफ सदस्यों की योग्यता, बच्चों को सिखाने और पूर्व प्राथमिक केंद्रों के उचित उनकी वेतन संरचना, भर्ती एवं सेवाएं, शर्तें, साथ ही उनका व्यावसायिक विकास की चर्चा जो है हमने नीचे की हुई है, मतलब बताया हुआ है यहाँ पर कि कैसी योग्यता होनी चाहिए आप रख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार का वेतन, मतलब अगर आप एज ए एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि टीचर्स ऐसे होने चाहिए, इतनी क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए, तो आपको उतनी ही सेवाएं उनको प्रदान भी करनी है। तो एज ए स्कूल में जो भी फैसिलिटीज आप अपने अध्यापकों को दे सकते हैं उनके वेतन के आधार पर, उनकी हेल्थ या फिर अन्य जो भी नेसेसरी थिंग्स होती हैं उसके आधार पर, ताकि वो अपने काम को आसानी से सहयोग पूर्वक कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर रख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज आप दी जाएंगी या अपने स्कूल को चलाने की क्या क्या नियम या शर्तें हो सकती हैं आपकी, उसका भी आप क्या कर सकते हैं, पहले से ही निर्धारण कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो स्कूल है उसके विकास में निरंतर क्या आती है, उन्नति आती है। ठीक है, और कैसी कैसी क्वालिटीज जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, योग्यताओं की बात कर रहे हैं किसी अध्यापक में, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन तो है ही। ठीक है, कि आप एक क्राइटेरिया रख सकते हैं कि अध्यापक या फिर जो भी प्री प्राइमरी टीचर बन रहा है उसके पास इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो अलग अलग स्कूल का अपना क्राइटेरिया होता है, जैसे कुछ लोग +2 के बाद, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्कूल ये रखते हैं कि ग्रेजुएशन एटलीस्ट होनी चाहिए। तो वो अपने अपने स्कूल का एक क्राइटेरिया होता है, वो हम खुद से निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनुभव के आधार पर या एक व्यक्ति के आधार पर उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए, जैसे संचार और सहानुभूति। संचार यानी कि उनके अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन करने का क्या हो, कौशल हो, और बच्चों के प्रति स्नेह भाव हो, मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है आप क्रिएट कर सके। ये ऐसे गुण जो है आपके अंदर हो तो आप एक प्राइमरी शिक्षक बनने के योग्य व्यक्ति हैं। और अगर नहीं है तो आप उन गुणों को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों के साथ या उनके माता पिता के साथ बेहतर रूप से कम्युनिकेशन करना, कि उनकी समस्याओं को आप समझ सकें, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको समझ सके। तो एक बेटर कम्युनिकेशन का होना बहुत आवश्यक है। ये संचार जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन की भावनाओं को समझ सके, उनकी समस्याओं को। जैसे कई बार क्या होते हैं, माता पिता किसी समस्या से अगर पीड़ित हैं, ठीक है, लेकिन टीचर क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन उसकी रहती है कि नहीं हमने तो जो कह दिया वैसा ही होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको उसके साथ एक बेटर कम्युनिकेशन चल रखना है, ताकि वो आपको आपके काम में सहयोग करें, आप उनके बच्चे के विकास में सहयोग कर सके। तो दोनों के कोऑपरेशन से हम बेहतर बच्चे के विकास की तरफ क्या कर सकते हैं, बेटर स्टेप्स ले सकते हैं, उनको बेटर जो है विकसित करने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है धैर्य और लचीलापन। ठीक है, तो बच्चों को विभिन्न प्रकार की चीजें सिखाने के लिए या फिर विभिन्न प्रकार के कौशल उनके अंदर विकसित करने के लिए हमारे पास क्या होती है, शैलियां। ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के हम उनके अंदर गुण विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग गतिविधियों में उन्हें एक्टिव बनाना, समय या फिर किसी विशेष सब्जेक्ट में उनकी रुचि उत्पन्न करना, किसी विशेष चीज के प्रति उनकी रुचि को उत्पन्न करना, उनके अंदर भाषा लिखित कौशल को विकसित करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आपके अंदर धैर्य और लचीलापन दोनों होनी चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत चीजों को आप कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। फिर है रचनात्मकता, मतलब अध्यापक के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, आकर्षण पाठ योजना बनाने के लिए क्या है कि आप अपनी लेसन प्लान को बच्चों के सामने एक यूनिक वे से, एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सके। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो एक आकर्षक पाठ योजना, हमने पहले पढ़ा था पाठ योजना के बारे में। लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो बच्चों की रुचि उत्पन्न करते हैं, बच्चों को जिज्ञासु बनाते हैं, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करता है चीजों को सीखने के लिए। तो हर रोज नया क्या बच्चों को कराया जा सकता है, उसको
पाठ योजना जो है क्या बनाती है, आकर्षक बनाती है। तो आपके अंदर इतना कौशल होना चाहिए कि आप उस तरीके से क्या है बच्चों के सामने चीजों को रिप्रेजेंट कर सकें। फिर संगठनात्मक कौशल, ठीक है, कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, क्लासरूम को मैनेज करने की क्षमता होनी चाहिए। तो कक्षा का प्रबंधन करने और बच्चों की प्रगति पर नजर रखने के लिए क्या है आपके पास उतनी एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि आप बच्चों को व्यस्त भी रख पा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ व्यस्त रखना जरूरी नहीं है, उस व्यस्त समय से मतलब जो भी टाइम आपने उनके लिए मैनेज किया है उस टाइम में वो कुछ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेकर जाएं, कुछ नया रचनात्मक ज्ञान लेकर जाएं, कुछ सीखें। तो ऐसी चीज के साथ उनको व्यस्त रखना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो आपके अंदर इतना कौशल होना चाहिए कि आप ऐसी गतिविधियों को उनके लिए क्या कर सके, प्लान कर सकें। फिर आपका जो एनवायरनमेंट है या आपका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव होना चाहिए, पोषणकारी होना चाहिए, मतलब एक न्यूट्रिशनल, जहां से बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा एनवायरनमेंट आपको उनके लिए क्रिएट करना है। तो ऐसे वातावरण में आपकी पॉजिटिविटी बच्चों को दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में ऐसी क्वालिटीज वाला एक शिक्षक होना चाहिए जो हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन का पार्ट बन सकता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ही आप ये कह सकते हैं कि जो अन्य क्वालिटीज हैं उस आधार पर भी आप उनका चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे सुझाव स्टाफ के लिए, योग्यता के लिए और वेतन के रूप में हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो कैसा हमारे पास स्टाफ होना चाहिए, कैसी उसकी योग्यता होनी चाहिए, कैसा उसका वेतन का स्वरूप होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। सजेस्टेड स्टाफ क्वालिफिकेशन एंड सैलरी पैटर्न। ठीक है, तो क्या सबसे पहले योग्यता और वेतन की बात करेंगे। योग्यता यानी कि एक क्राइटेरिया आप रख सकते हैं कि टीचर कितना क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, किस तरह की ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए। ये अलग अलग स्कूलों का अपना क्या हो सकता है, पैटर्न। ठीक है, तो जरूरी नहीं ये क्या हो, फिक्स हो। ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम अपने अनुसार या फिर आप अपनी स्कूल अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकता है, अध्यापक की चयन के लिए योग्यता को क्या कर सकते हैं, हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे योग्यता किस आधार पर कि क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, मतलब कितना व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, कैसी ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए। जो जैसे बहुत सारे स्कूल हैं जो ये सोचते हैं ट्रेनिंग नहीं भी है तो भी शिक्षक जो है वो हम उनके उसको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे या उसे सिखाने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज डेवलप हो जाती है। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, इस चीज को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कूल एक्सपीरियंस को भी प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, कि कुछ व्यक्ति हमेशा कैसे चाहिए, उनको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अनुभवी भी वही व्यक्ति मिलेगा बनेगा जिसको आप वो अवसर देंगे। तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही पर्सन ठीक होते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, स्कूल का क्राइटेरिया ये होता है कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन को रखेंगे। तो आपके लिए ये चीज निर्धारित कर सकते हैं कि व्यक्ति पर 3 साल का, 3 से लेकर 5 साल का क्या होना चाहिए, पहले से टीचिंग एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हो, किसी विशेष सब्जेक्ट का भी मांग सकते हैं वो। ठीक है, या फिर सिर्फ टीचिंग फील्ड का मांग सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर कोई सब्जेक्ट निर्धारित नहीं होता, इसलिए सामान्य एक टीचिंग एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है। ठीक है, फिर हम एज का क्राइटेरिया भी निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, कि अध्यापक की जो एज है वो कितने से कितने वर्ष होनी चाहिए। तो ये भी जो स्कूल है वो अपने आधार पर क्या कर सकता है, निर्धारित कर सकता है। फिर होती है हमारी चयन प्रक्रिया। ठीक है, कि किसी भी अध्यापक को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा। तो बहुत सारे स्कूल आपने देखा सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कूल क्या लेते हैं, रिटर्न टेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, फिर डेमो भी होता है। ठीक है, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। तो ऐसा है, कोई भी चीज आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ बताया हुआ है सरकारी मापदंडों के अनुसार, मतलब
गवर्नमेंट के आधार पर आपको किस प्रकार का पैटर्न या किस प्रकार की चयन प्रणाली देखने को मिलती है। ठीक है। फिर मापदंडों के अनुसार क्या होता है, वेतन भी होता है कि जैसे सरकार क्या कर रही है, अ, एक प्रोसेस रख रही है। ठीक है। जो प्रोसेस या प्रक्रिया उन्होंने रखी है, मान लीजिए योग्यता रखी है, ठीक है, तो उसके अनुसार वो क्या करती है, वेतन यानी कि जो सैलरी उन्हें दी जाएगी उसके आधार पर, मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन आप ये कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल या सरकार अपनी तरफ से रखती है कि एक अध्यापक में इतने जो क्वालिटीज होनी चाहिए, उस आधार पर वो उसकी सैलरी को भी क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि ऐसा वेतन उनको दिया जाएगा अगर उनके अंदर इतनी क्वालिटीज है तो। ठीक है। फिर कक्षा 12वीं तक वो क्या होना चाहिए कि कम से कम आपने कितनी क्वालिफिकेशन अटेंड की हो कि 12th आप पास हो। ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास एक टीचिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे कि आप अपनी एक ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो अलग अलग स्तर पर आपने देखा, जैसे बीएड है, जो टीजीटी टीचर्स बनना चाहते हैं वो बीएड करते हैं, जो पीजीटी बनना चाहते हैं वो एमएड करते हैं। तो ऐसे क्या है, आपके पास एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है। तो उसके लिए आप कोई भी एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा में क्या होना चाहिए, मतलब वही ट्रेनिंग का आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आप वो किसी भी ट्रेनिंग में ले रहे हो। वो प्राइमरी टीचर के लिए है, तो जैसे आपने एनटीटी का कोर्स कर रहे हैं, ये भी एक तरह का डिप्लोमा है, उसी को बोलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिप्लोमा अलग होता है, तो जो भी ट्रेनिंग आप ले रहे हैं उससे आपको जो भी डिग्री, ठीक है, या जो भी डिप्लोमा मिल रहा है उसी को हम उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। फिर प्राथमिक शिक्षक के लिए यानी कि एक प्री प्राइमरी टीचर के लिए मापदंडों के अनुसार वेतन भी निर्धारित होता है। ठीक है। कि जब हम इतनी सारी क्वालिटी किसी में एक्सपेक्ट करते हैं कि व्यक्ति के अंदर इतने कौशल होने चाहिए, तो उसके लिए एक सैलरी का पैटर्न भी हम क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हर एक स्कूल क्या करता है, डिसाइड करता है कि वो अपने अध्यापक को किस प्रकार के क्या देगा, फैसिलिटीज देगा। ठीक है। किस प्रकार के उसके क्या होते हैं, रूल्स होंगे हर एक चीज को लेकर। ठीक है। तो हर एक तरह का वो क्राइटेरिया क्या कर लेते हैं, पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर एम्प्लॉयज को इतने साल होंगे विद्यालय में तो इस तरह की बेनिफिट दिए जाएंगे। ठीक है। छुट्टियों को लेकर बेनिफिट दिए जाएंगे, हेल्थ को लेकर बेनिफिट दिए जाएंगे। बहुत सारे स्कूल आपको रेजिडेंटल मिलते हैं जिसमें रहने की सुविधाएं भी उपलब्ध होती है, तो वो अपने अपने स्कूल का क्राइटेरिया होता है। ठीक है। सरकार के स्तर पर भी क्या है, उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, उस आधार पर आपके लिए वेतन निर्धारित होता है। ठीक है। फिर कक्षा 10वीं उत्तीर्ण न्यूनतम आपकी आयु कैसी होनी चाहिए, 18 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है। कम से कम आपका जो एज है वो कितना होना चाहिए, 18 के बाद ही आप एक टीचर जो है बन सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रेरणा परीक्षण दिया गया हो। ठीक है। कि अगर आपने मान लीजिए 10th भी किया है तो उसके बाद भी क्या होनी चाहिए आपके पास, प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारे विद्यालय ये रख लेते हैं, ठीक है, कि अगर आप 10वीं भी पास हैं तो भी आपके पास क्या होनी चाहिए, एक प्रशिक्षण की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक प्राथमिक स्तर पर अध्यापक का रोल प्ले कर सकते हैं। फिर अर्ध कुशल व्यक्तियों के लिए राज्यों के मापदंडों के अनुसार वेतन होना चाहिए। ठीक है। कि मतलब बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, वो अर्धकुशल है, मतलब उनके पास उतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है, या उनके पास जो ट्रेनिंग है वो कैसी है, कम है। जैसे बहुत सारे डिप्लोमा क्या होते हैं, 6 मंथ का डिप्लोमा आपने कर लिया, ठीक है, कुछ 1 साल का, 1 वर्ष का डिप्लोमा कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेनिंग तो है आपके पास लेकिन कैसी है, कम है। ठीक है। तो 6 महीने में व्यक्ति कितना ही सीख लेता होगा, ठीक है, 1 वर्ष में कितना ही सीख लेता होगा। तो उस आधार पर क्या है कि जैसे मैक्सिमम जो मानी जाती है कि अगर आप डिप्लोमे की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिप्लोमा कितना होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जिन्होंने जैसे 6 मंथ का डिप्लोमा कर लिया या 1 साल का कोई डिप्लोमा टीचिंग ट्रेनिंग के लिए ही कर लिया, अलग अलग संस्थान जैसे कराते हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार भी क्या है, उनके लिए वेतन निर्धारित होता है राज्य सरकार के द्वारा। कि अगर आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है, मतलब डिपेंड करता है, आप ये कह सकते हैं कि जितनी अच्छी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उतनी अच्छी आपकी सैलरी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होता, ये चीज आपको स्वाभाविक है, जर्नल से एक बात है, ये पता भी होती है। ठीक है। फिर है अनिवार्य स्टाफ, कि जो हमारे स्कूल के लिए स्टाफ कैसा होता है, जरूरी होता है। तो अनिवार्य स्टाफ की जब हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि प्रशासन हमारे स्कूल के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही क्या करेगा, आपको सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
तो अनिवार्य स्टाफ जो हमारे स्कूल के लिए बेहद जरूरी है, जिसके बिना हमारा स्कूल संचालित नहीं हो सकता या हमारा स्कूल हम चला नहीं सकते, तो सबसे पहले प्रशासन, ठीक है, जिसे आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, यानी इसे आप कह सकते हैं मैनेजमेंट भी कहते हैं हम, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूलों में हम इसे मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अगर सरकारी स्कूल है तो आप प्रशासन कह सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के द्वारा संचालित है, तो वहां पर पूरा एक डिपार्टमेंट एजुकेशन का है जिसके अंडर वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। और अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहां पर क्या होती है, मैनेजमेंट होती है, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या करती है, स्कूल को संचालित करती है। तो प्रशासन में भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके स्कूल को जो डायरेक्टली प्रभावित करता है वो क्या होती है, स्कूल के प्रिंसिपल, ठीक है। या प्राथमिक स्तर पर बात कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं विद्यालय के हेडमास्टर, ठीक है। तो हेडमास्टर या फिर हेड मिस्ट्रेस, कुछ भी आप कह सकते हैं, या फिर हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, जो डायरेक्टली किसके, मैनेजमेंट के या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के कांटेक्ट में है कि स्कूल को कैसे संचालित करना है, ठीक है। किस प्रकार से हमें क्या करनी है, अपने स्कूल को चलाने के लिए प्लानिंग यानी योजना बनानी है, ठीक है। हर एक योजना को निर्धारित करने के लिए वो क्या करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, मतलब प्रिंसिपल को वो गाइडेंस देते हैं। और प्रिंसिपल क्या है, अध्यापकों को उस प्रक्रिया से अवगत कराते हैं और अध्यापक उसको क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो ऐसे हमारे स्कूल को हम जो है वो एक बेटर वे में क्या करते हैं, चलाते हैं। फिर शिक्षक जो दूसरे स्तर पर आते हैं, तो 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए, 20 बच्चों के लिए कम से कम एक शिक्षक और एक सहायक शिक्षक होना चाहिए। अगर आप 4 से 6 वर्ष के बच्चों की बात कर रहे हैं तो वहां पर 25 बच्चों की कक्षा पर क्या होना चाहिए, एक शिक्षक, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं किसकी, नर्सरी स्कूल की, या फिर आप बात कर रहे हैं किसकी, किंडरगार्टन की। तो ये स्कूल कैसे होते हैं, या फिर प्लेवे स्कूल, कोई भी प्रकार हो सकता है स्कूल का, ठीक है। सभी क्या है, हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं। तो जब आप नर्सरी क्लास की, किंडरगार्टन की, प्लेवे स्कूल की बात करते हैं तो मिनिमम एज जो आपको देखने को मिलती है बच्चे की कैसी होती है, 3 से लेकर 4 वर्ष, ठीक है। कि बच्चा जो अगर 3 वर्ष में वो आया है, ठीक है, और कक्षा को कंप्लीट होते होते वो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई बच्चा अगर 3.5 वर्ष का भी है, तो हम मान के चलते हैं 4 से 4 वर्ष के बच्चे, 3 से 4 वर्ष के बच्चे हमारे इस क्लास में होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे क्या हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। और हर एक बच्चे पर उतना ही फोकस करना है, क्योंकि विकास की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें सिर्फ बुलाना है और वापस भेज देना है कुछ समय रोकने के बाद। तो हर एक बच्चे के विकास पर अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो ऐसी कक्षाओं में सिर्फ आपके पास कितने होने चाहिए, 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए, एक कक्षा में 20 बच्चे, ठीक है। और इनके लिए आपको क्या करना है, एक अध्यापक नियुक्त करना है, ठीक है, एक टीचर होना चाहिए। और टीचर को भी सहयोग करने के लिए क्या होना चाहिए, एक असिस्टेंट टीचर होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे वैसे आगे कि असिस्टेंट टीचर के क्या क्या रोल्स होते हैं, लेकिन मेन जो चीज होती है वो क्या करते हैं कि अध्यापक को, टीचर को क्या करेगा, वो सहयोग करेगा, कोऑपरेशन, ठीक है। कि उसकी एक्टिविटीज को प्लान करने में, ठीक है, बच्चों के साथ जो भी उनकी गतिविधियां हैं उनके साथ हर एक बच्चे को फोकस किया जा सके, ठीक है, उनके लिए अरेंजमेंट्स की जा सके। जो भी एनवायरनमेंट टीचर जो है तैयार करना चाहता है उसकी अरेंजमेंट्स के लिए, या अगर मान लीजिए कभी शिक्षक जो है अनुपस्थित है या किसी अन्य कार्य में व्यस्त है या किसी विशेष कार्य में वो लगा हुआ है, तो उसके अब्सेंस में क्लास को मैनेज करना, ठीक है। तो बच्चे उससे बेटर तरीके से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और हम उसको उनको क्या कर सकता है, एक अच्छी गतिविधि में जो है वो व्यस्त रखेगा ताकि बच्चे कुछ ना कुछ सीख कर जाए। तो इसके लिए क्या होती है, आपको एक असिस्टेंट टीचर की आवश्यकता होती है कि इतने सारे बच्चों को एक ही एज ग्रुप के, क्योंकि सबकी जो डेवलपमेंट है, सबकी जो एज ग्रुप है लगभग सेम है, ठीक है। तो सबकी जो समस्याएं होती हैं वो भी लगभग सेम सी होती हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं कि समस्याएं हो सकती हैं। तो उस स्तर को सुलझाने के लिए एक अध्यापक के साथ एक सहायक शिक्षक जो है वो अवश्य होना चाहिए। फिर अगर आपकी कक्षा में बच्चे कैसे हैं, 4 से लेकर 6 वर्ष के हैं, ठीक है, कि एज ग्रुप क्या है, तो आप देखिए कि उनकी मानसिक क्षमता या उनकी जो मानसिक स्तर है वो मेंटल एबिलिटी 3 से 4 वर्ष के बच्चों से थोड़ी ज्यादा अधिक होती है। तो ऐसी कक्षा के लिए क्या है, एक क्लास में आप 25 स्टूडेंट जो है रख सकते हैं, और इनके लिए एक अध्यापक जो है वो होना चाहिए, ठीक है।
तो अध्यापक जो है उनके लिए गतिविधि प्लान करेगा, और इस स्तर पर बच्चे जो पहले से ज्यादा क्या हो सकते हैं, आप कह सकते हैं वो समझदार होते हैं, थोड़े से पहले से ज्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत सारी चीजें वो सीख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले की कक्षा में, कि ऐसा नहीं है कि बच्चा आते ही 4 से 6 वर्ष की कक्षा में बैठ जाता है। ठीक है, तो हमने बात की थी कि जब भी आप किसकी बात करते हैं, क्लास की, ठीक है, प्री प्राइमरी एजुकेशन पे, तो 3 क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के लिए क्या होती है, नर्सरी क्लास होती है। ठीक है, फिर 4 से लेकर 5 वर्ष के बच्चे के लिए क्या होती है, एलकेजी, लोअर किंडरगार्टन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और 5 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए क्या होती है, यूकेजी। ठीक है, फिर बहुत सारे विद्यालयों में आपको प्री प्राइमरी क्लासेस भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, प्री नर्सरी क्लासेस भी देखने को मिलती हैं। वो क्या करते हैं, या तो वो नर्सरी की जगह क्या कर लेते हैं, प्री नर्सरी, फिर नर्सरी और फिर यूकेजी। ऐसे आपको ये पैटर्न अलग अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर जो है 6 वर्ष तक बच्चा अपनी प्राइमरी प्री प्राइमरी शिक्षा को कंप्लीट कर लेता है। फिर सहायक की बात करें, मतलब कि जो असिस्टेंट टीचर होते हैं उनके बारे में, तो अगर 3 से 6 वर्ष तक के 20 से 25 वर्षों के लिए एक 20 से 25 जो बच्चे हैं उनकी एक कक्षा के लिए एक सहायक अध्यापक जो है वो अवश्य होना चाहिए। कि अगर बच्चों की एज ग्रुप कितनी है, 3 से लेकर 6 वर्ष तक की है, और क्लास में आपके मैक्सिमम मिनिमम 20, अगर अगर मैक्सिमम 25 बच्चे हैं, तो आपको अध्यापक के साथ एक असिस्टेंट को जो है जरूर अपॉइंट करना चाहिए, ताकि वो अध्यापक को क्या करे, थोड़ा सा सहयोग कर सके। क्योंकि बहुत सारी चीजों को एक साथ प्लान करना ये एक आसान टास्क नहीं होता है। ठीक है, और इसलिए एक सहायक शिक्षक जो है वो क्या करता है, उसकी अनुपस्थिति में भी कक्षा को संचालित कर सकता है, और अन्य बेनिफिट जो है वो भी आपको मिलते हैं। फिर सुरक्षा गार्ड, कि विद्यालय को चलाने के लिए अध्यापक तो आवश्यक है, लेकिन इसके अलावा अदर स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, विद्यालय को चलाने में सहयोग है। तो किसी भी स्कूल की जब हम बात करते हैं, किसी भी विद्यालय की जब आप बात कर रहे हैं, या किसी भी संगठन की आप बात करें, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि अध्यापक ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्कूल उनसे ही चल रहा है। ठीक है, जितने भी आपके क्या होते हैं, स्टाफ मेंबर हैं, ठीक है, दे ऑल आर डूइंग देयर वर्क परफेक्टली, मतलब कि जितने भी स्टाफ सदस्य हैं वो अपने अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं, तब विद्यालय सही संचालित होता है। ठीक है, तो सहायक जो स्टाफ है आपका, ठीक है, मतलब कि जो असिस्टेंट आप कह सकते हैं, या को स्टाफ आप कह सकते हैं, जिसमें जैसे एक किचन होता है, क्योंककि बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए कभी कभी आवश्यक हो सकता है कोई चीज उपलब्ध कराना। ठीक है, या फिर आपके पास स्टाफ है, तो स्टाफ को भी स्ट्रेस से रिमूव करने के लिए आप उनके लिए टी या पानी की व्यवस्था जो होती है वो, तो उसके लिए एक किचन जो है विद्यालय में अवश्य होना चाहिए। ठीक है, फिर लेखा कर्मचारी जिसे आप कहते हैं क्लर्क। ठीक है, क्लर्क जो आपको क्या करते हैं, आपके स्कूल के जितने भी आय है या फिर स्कूल पर होने वाला जितना भी खर्च है, उसका क्या रखते हैं, उसका सारा वो डाटा रखते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्कूल के ऐसे काम होते हैं, जैसे एडमिशन फॉर्म से संबंधित कि कैसा फॉर्म आपको बनाना है, ठीक है, या फिर अन्य फीस से संबंधित जितने भी काम हैं, अध्यापक की सैलरी कैसे बनाई जाएगी, कैसे उनको क्या क्या बेनिफिट दिए जाएंगे, हर एक चीज कि स्कूल के अंदर कितना खर्चा हो रहा है किस चीज पर, कोई भी प्रोग्राम आपके स्कूल में हो रहा है, ठीक है, उस प्रोग्राम पर कितने का बजट आप खर्च करना चाहते हैं, कितने उस पर व्यय करना चाहते हैं, हर एक चीज को क्या मैनेज करता है आपके क्लर्क देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारे जो पीएन है, या फिर आपके जो गार्डनर है। तो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा जो प्री प्राइमरी स्कूल है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक गार्डन की व्यवस्था, ताकि बच्चे इंडोर एक्टिविटीज के साथ आउटडोर एक्टिविटीज भी कर सकें। ठीक है, उनके लिए झूलों की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी बच्चों को क्या है, व्यस्त रखना या फिर उनके एंटरटेनमेंट का एक साधन बनते हैं। ठीक है, और बच्चों को बहुत पसंद भी होते हैं, बच्चे उनकी तरफ आकर्षित रहते हैं। तो उसके लिए आपके स्कूल में एक छोटा सा बगीचा हो तो वो और भी अच्छा और बेहतर व्यू आपके स्कूल को देता है। फिर है वांछनीय स्टाफ। वांछनीय स्टाफ मतलब अगर आपको लगता है कि आवश्यकता है, ठीक है, तो आप उसे अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपका स्कूल बेहतर है इतने ही स्टाफ से, जो अनिवार्य स्टाफ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उतने स्टाफ से अगर आपका स्कूल बेहतर संचालित हो रहा है,
तो हम उतना ही स्टाफ रखते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपको लगता है कि स्कूल को संचालित करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टाफ मेंबर्स भी होने चाहिए जो आपकी उन ड्यूटीज को पूरा कर सके जो अध्यापक या फिर अन्य स्टाफ मेंबर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे तो बहुत सारे स्कूल क्या होते हैं कि जहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक है, अध्यापकों के पास उतना समय नहीं होता अन्य कार्यों को करने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग से स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं पर्यवेक्षक या प्रभारी, ठीक है। तो कोई भी जांच करने वाला अध्यापक, ठीक है, और या फिर कोई भी ऐसा, आपने सभी टीचर्स के ऊपर मान लीजिए एक टीचर अपॉइंट कर दिया कि वो अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए या फिर अन्य स्कूल के जो काम है उनको मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के स्टाफ का चयन कर सकते हैं। तो जहां पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम के लिए 4 से अधिक अनुभाग हैं, सबसे वरिष्ठ शिक्षक को पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम का क्या बनाया जा सकता है, प्रभारी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको कहा जाए कि आपके पास एक स्कूल है, ठीक है, और आपके स्कूल की कितनी है, 4 ब्रांचेज हैं, ठीक है। कि मान लीजिए आपने स्कूल की शुरुआत की थी, ठीक है, पहले आपने प्री प्राइमरी स्कूल चलाया, फिर आपके स्कूल की और अच्छी शिक्षा के कारण आपको और परमिशन मिल गई, तो आपने प्राथमिक स्तर पर भी अपने विद्यालय को आगे बढ़ा लिया, फिर और परमिशन लेकर आपने अपने माध्यमिक स्तर को आगे बढ़ाया, हर बार हमें परमिशन लेनी होती है, ठीक है। तो माध्यमिक स्तर पर और उसके बाद और अच्छा आपका विद्यालय चल रहा है, अच्छी एजुकेशन आप दे रहे हैं, समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का संचालन करने का भी क्या मिल जाए, अवसर। तो बहुत सारे स्कूल आपने देखा है कि कैसे होते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है लेकिन वहां पर प्राइमरी प्री प्राइमरी से लेकर वो कहाँ तक होते हैं, आपकी 12वीं कक्षा तक उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा स्कूल है, ऐसा विद्यालय है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके सीनियर टीचर्स हैं, ठीक है, जो बड़ी कक्षाओं को पढ़ाते हैं, तो मान लीजिए कोई भी कार्यक्रम आपके प्री प्राइमरी स्कूल में हो रहा है, कोई प्रतियोगिता आपने कराई है, बच्चों के एग्जाम्स आप करा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके सीनियर टीचर्स हैं, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो माध्यमिक स्तर के हो या फिर पूर्व प्राथमिक प्राथमिक अध्यापक हो, उनमें से किसी भी अध्यापक को आपको लगता है कि उनके पास समय है, तो आप उनको क्या बना सकते हैं, आप उनको प्रभारी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब आप उनको एक ऐसा व्यक्ति बना सकते हैं जो क्या कर रहा है, जांच कर रहा है, ठीक है, जो प्रोग्राम है वो सही प्रकार से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, प्रोग्राम की व्यवस्थाओं के लिए क्या क्या करना चाहिए, या फिर निरीक्षण या कहीं कोई कमी अगर लग रही है तो गाइडेंस कैसी देनी चाहिए। तो उनके पास क्योंकि ज्यादा क्वालिफिकेशन हो सकती है, ज्यादा अनुभव हो सकता है, तो वो आपको अध्यापकों को कार्यक्रम के लिए एक अच्छा गाइडेंस जो है वो दे सकते हैं। और अगर आपका स्कूल सिर्फ कैसा है, प्राथमिक या प्री प्राइमरी है, तो उसके लिए आप अलग से ऐसे अध्यापक अपॉइंट कर सकते हैं जो क्या करेंगे, आपके स्कूल के जो अन्य कार्य हैं, ठीक है, अदर जो वर्क होते हैं उनका वो क्या करेंगे, काम करेंगे। तो जैसे आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, प्रतियोगिताएं आप करा रहे हैं, तो उसके लिए जितनी भी अरेंजमेंट्स करनी है, ठीक है, बच्चों को कहीं बाहर भ्रमण पर लेकर जाना है या बच्चों के लिए कोई ऐसी गतिविधि प्लान करनी है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग से अध्यापक रख सकते हैं। तो इसे हम वांछनीय स्टाफ कहते हैं, कि मतलब आवश्यकता नहीं है उतनी, लेकिन अगर आपको लगता है आपको अपने स्कूल को और ज्यादा बेटर वे में संचालित करना है, ठीक है, तो एक इम्पैक्ट आप चाहते हैं कि दूसरे स्कूलों पर जाए, जहां पर आप अपने अध्यापकों को मान लीजिए कि थोड़ा सा समय देना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ देना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से अध्यापक को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फॉर्मर प्राइमरी टीचर के बारे में। तो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास और जीवन पर्यंत सीखने की नींव डालने के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये बात हमने अपने पहले चैप्टर में ही पढ़ी थी कि जो एक प्राइमरी टीचर होता है, ठीक है, पूर्व प्राथमिक स्तर का जो अध्यापक है, वो क्या करता है, आपके लिए एक बेहतर बच्चों के विकास की ओर आपको वातावरण प्रदान करता है। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि अध्यापक कैसा होना चाहिए, अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो उनके सर्वांगीण विकास को फोकस कर सके।
और ये एक ऐसी कि आपका जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, एजुकेशन है, ठीक है, ये कैसी एजुकेशन है, ये एक ऐसा स्तर है, ठीक है, जिसे विकसित करने से क्या होगा, बच्चा जीवन पर्यंत उसकी रुचि बनेगी सीखने के प्रति, ठीक है, तो वो एक क्यूरियस पर्सन बन जाएगा, ठीक है, उसका एक इंटरेस्ट जो है पढ़ाई के प्रति जागरूक होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक ऐसा स्तर है जो क्या करेगा, बच्चे को जीवन पर्यंत सीखने की नींव डालना है, मतलब कि हमेशा वो कुछ ना कुछ सीखता रहे, मतलब पढ़ाई में उसको क्या है, एक इंटरेस्ट उसका क्रिएट हो जाए, ऐसी शिक्षा जो है ये है। तो इस अवस्था में किसी भी बच्चे को एक शिक्षक की आवश्यकता होती है जो योग्यता प्राप्त हो, ठीक है, भली भांति कैसा होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाने का क्या हो, जुनून हो, उनसे बातचीत करने और खेलने का क्या है, उनसे आनंद आता हो, ठीक है। तो बाय जॉब आप इस चीज को ना अपनाएं, बाय पैशन आप इस चीज को अपनाएं, ठीक है, मतलब आपका क्या होना चाहिए, अपना एक इंटरेस्ट होना चाहिए, तब आप इस प्रोफेशन को कह सकते हैं कि आप इसे अपनाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो उतनी क्वालिफिकेशन, उतनी योग्यता आप जो है इसके लिए प्राप्त कर सकते हैं, अपने अंदर उन क्वालिटीज को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, और अपने आप को एक बेहतर शिक्षक जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों को आपके साथ सीखने में क्या है, अगर आनंद आए तो आप एक अच्छे प्राइमरी शिक्षक जो है बन सकते हैं। फिर जो प्रश्न पूछने के लिए, मतलब बच्चे हमेशा प्रश्न पूछने के लिए क्या है, तैयार रहते हैं, ठीक है, और आपको उन्हें क्या करना है, मोटिवेट करना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या करे, चीजों को देखकर उसके प्रति जिज्ञासा उसके मन में उत्पन्न हो और वो प्रश्न पूछे। तो एक अच्छे जो लर्नर्स होते हैं वो हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं, और वही क्यूरियोसिटी हमें उनके अंदर डेवलप करनी है। तो बच्चों को साझेदारी को उनको बढ़ावा देना, मतलब उनके अंदर सहयोग को बढ़ावा देना, कि जैसा उनका नेचर है उस नेचर को आप क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि उनके नेचर को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तो अतः पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह एक उपयुक्त खेल गतिविधि उपलब्ध बच्चों को कराकर अर्थपूर्ण पारस्परिक तरीकों के साथ और समर्थन के द्वारा बच्चे को जो है सिखाने का प्रयास करें, ठीक है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं उनके लिए क्या है, एक प्लेफुल एनवायरनमेंट आपको क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है, उनके लिए एक्टिविटीज प्लान करनी है आपको, ठीक है, और ये कैसी होनी चाहिए, उनके लिए नॉलेजेबल होनी चाहिए, ठीक है, कि इससे उन्हें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसके क्या करना है, सहयोग देना है, बच्चों को सीखने के लिए सहयोग देना है, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में सहयोग देना है, उनको उनकी रुचि को पहचानने में सहयोग देना है। तो ऐसी गतिविधियां उनके लिए आपको क्या करनी है, प्लान करनी है। फिर मार्गदर्शन आपको उनको करना है, ठीक है, एक ये गाइडेंस आपको देनी है उन्हें, उनके विकासात्मक रूप से उपयुक्त और उच्च गुणवत्ता पूर्वक पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना उनके लिए तैयार करनी है, मतलब कि एक ऐसी आपको उनके लिए एक्टिविटीज प्लान करनी है जो उनको सही क्या करेंगी, उनके विकास को सही गाइडेंस देंगी, उनके अंदर क्वालिटीज को डेवलप करेंगी, ठीक है, और इससे जो है आपका शिक्षा का जो कार्यक्रम है, मतलब आपकी शिक्षा की जो प्रोसेस है वो भी क्या है, एक परफेक्ट तरीके से जो है चलेगी। तो उसे छोटे बच्चों के प्रति आकर आवश्यक संवेदनशीलता और उसके उनके विकास संबंधी आवश्यकताओं की समझ के साथ साथ बाल्यावस्था अनुभवों की विविधता के ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करना भी आना चाहिए, ठीक है, कि मतलब वो क्या हो, संवेदनशील हो, ठीक है, बच्चों की फीलिंग्स को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े ही संवेदनशील होते हैं, वो छोटी छोटी बातों को क्या कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। तो उनकी फीलिंग्स को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो उनकी संबंध संवेदनशीलता जो प्रति उसके प्रति आपको क्या है, एक सहानुभूति रखनी है। उनके विकास संबंधी, मतलब कि उनके विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके साथ क्या क्या गतिविधियां हम ला लेकर आ सकते हैं बच्चों के लिए, उसकी व्यवस्था आपको करनी है। तो बाल्यावस्था अनुभवों की विविधता के ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित, ठीक है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि एक बच्चा अगर चाइल्डहुड पीरियड में क्या कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है, तो उससे जुड़े अनुभवों के आधार पर, ठीक है,
आपके पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आपको उनकी विविधता क्या करनी है, समझनी है, मतलब उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना है और उसके आधार पर अपने कौशल का क्या करना है, प्रदर्शन करना है। ठीक है, कि आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो आपको दर्शानी है, ताकि बच्चे जो है उससे बेहतर सीख सकें। फिर इसके अनुसार उसे उसके लिए अवसरों और अनुभवों की योजना बनानी है। ठीक है, कि मतलब उसे पर्याप्त अवसर मिल सके अपनी भाषा कौशल को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, अपने लिखित कौशल को व्यक्त करने के लिए। तो उसके लिए अलग अलग तरह की जो योजनाएं हैं वो आप तैयार कर सकते हैं, जो संदर्भिक रूप से प्रासंगिक हो। ठीक है, मतलब जो उसके विकास के लिए हमें क्या करनी है, वैसे ही एक्टिविटीज प्लान करनी है। ऐसा कुछ नहीं जो अनावश्यक है, या सिर्फ आप मनोरंजन के लिए अगर करा रहे हैं, ऐसी गतिविधियों को उनकी एजुकेशन का पार्ट बिल्कुल भी ना बनाए। ठीक है, तो संदर्भिक मतलब क्या होता है कि उसके लिए, जो बच्चे के विकास को प्रेरित करे, उसके लिए गतिविधियां प्लान कीजिए। ठीक है, प्रासंगिक मतलब उससे जुड़ी हुई, ठीक है, उसके मानसिक विकास से जुड़ी हुई, शारीरिक विकास से जुड़ी हुई, उसके भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई क्या है, ऐसी